देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस खबर से जिसने अंधेरे में इलाज और व्यवस्था से हारती जिंदगी को लेकर गंभीर चिंता पैदा की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरायकेला के राजनगर के सीएचसी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलीवरी कराने की कोशिश की गई, जिसके चलते महिला और उसकी नवजात बच्ची की जान चली गई। इस घटना के बाद झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इरफान अंसारी, देख लीजिए अपना अस्पताल। मंत्री जी, काला चश्मा उतारिए, सच्चाई देखिए। अस्पताल बदहाल, कौन जिम्मेदार? राजनगर का हेल्थ सेंटर खुद बीमार। मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी। हादसा या सिस्टम की बड़ी लापरवाही? जी हां, सरायकेला में एक अस्पताल में बिजली कटने के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, या फिर सिस्टम की वो सच्चाई जिसे बार बार नजरअंदाज किया जाता रहा। बिजली गुल, अंधेरा गहराया और फिर मोबाइल की रोशनी के सहारे डिलीवरी कराई गई और इसी दौरान गर्भवती महिला और नवजात दोनों की मौत हो गई। राजनगर थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल की बिजली कटने पर मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी कराई गई, जिसमें गर्भवती महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान विनीता बांद्रा के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि प्रसव के दौरान अस्पताल में न तो पर्याप्त मेडिकल सुविधा थी, न ही समय पर गंभीर स्थिति को संभालने की पूरी तैयारी थी। हालात बिगड़ने के बावजूद महिला को बेहतर इलाज के लिए रेफर नहीं किया गया, जिससे दोनों की जान चली गई। यही नहीं, उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बेबी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था। नर्स। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनगर सीएचसी में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यहाँ अव्यवस्था और लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है, जिस पर जेएमएम ने हमला बोला है। देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है और जो राजनगर खरसवा जिला के सीएचए में बिजली कटने के कारण टॉर्च से ऑपरेशन करके एक आदिवासी महिला और हमारे झारखंड के आने वाली पीढ़ी की मृत्यु हो गई। मैं मानता हूं ये हत्या है, तर्कसंगत है और निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह भी होगा कि इस गंभीर विषय पर वो संज्ञान लेंगे और जरूरी जो भी लोग इसके पीछे संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर फिर सवालों के घेरे में है। बिजली गई तो अस्पताल में बैकअप क्यों नहीं था? आखिर करोड़ों खर्च के बाद भी अस्पताल का ये हाल क्यों है? क्या इस सिस्टम में ऐसी मौतें अब भी रोकी जा सकती हैं? ये है कि क्या इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग गंभीर होता है और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते हैं कि आने वाले फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाता है? सरायकेला से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी। और बड़ी खबर इस वक्त चतरा से, जहां पर पुलिस ने अवैध नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 42 लाख रुपए मूल्य का डोडा जब्त किया गया है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक ऑटो को रोका गया, जिसमें धान की बोरियों के बीच 282 किलोग्राम डोडा छिपाकर ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीपीओ संदीप सुमन ने किया। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि खेप बिहार भेजी जा रही थी। जो है इनके द्वारा 282 किलो डोडा बरामद किया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य देखा जाए तो एनसीबी के अनुसार 42 लाख इसका आता है। इसमें छानबीन में पूछताछ में पता चला कि कुंदा से ये लोग लेकर आ रहे थे और कहीं ना कहीं औरंगाबाद ले जाकर खपाने की इनकी कोशिश थी। तो इसे गिरफ्तार कर इसमें सीज किया गया है। अरेस्टिंग जो हुई है उनका नाम है अजय साव, पिता मनोज साव। ये जो है प्रतापपुर के ही रहने वाले हैं। जो 282 किलो डोडा बरामद किया गया है वह एक टेम्पू में छुपा कर ले जाया जा रहा था
इसमें बोरे में डोडा भरा हुआ था और उसके ऊपर धान की बोरियां रख करके छुपाई गई थी। झारखंड सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे कर रही हो, लेकिन धनबाद के टुंडी प्रखंड से जो तस्वीर सामने आई वो इन दावों की पोल खोल रही है। बैगनरिया पंचायत के गुआकोला और साल पहाड़ प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को विवश हैं। कहीं जर्जर भवन का खतरा बना हुआ है तो कहीं सुरक्षा के नाम पर बस खाना पूर्ति जैसी की गई हो। मौत के साए में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, बच्चों की पढ़ाई कम खतरा ज्यादा, स्कूल बदहाल सुरक्षा पर सवाल। धनबाद के टुंडी में 2 प्राथमिक विद्यालय, लेकिन हालत ऐसी कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। टूटी हुई दीवारें, जर्जर छत, कहीं प्लास्टर झड़ रहा है तो कहीं पूरा कमरा ही इस्तेमाल के लायक नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप, कई बार शिकायत की गई लेकिन नतीजा सिफर। ये तस्वीरें हैं टुंडी प्रखंड के गुआकुला प्राथमिक विद्यालय की, जहां 63 बच्चे शिक्षा हासिल करने आते हैं, लेकिन जिस भवन में ये बच्चे बैठते हैं वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत कभी भी गिर सकती है, दीवारों में दरारें साफ नजर आती हैं। ऐसे में हर दिन यहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि खतरे के बीच गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ साल पहाड़ प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। यहाँ भी भवन तो बना दिया गया, लेकिन 4 दीवारी नहीं होने के कारण स्कूल पूरी तरह असुरक्षित है। चोरों ने स्कूल की पानी टंकी का मोटर तक चुरा लिया है। 47 बच्चों वाले इस स्कूल में एक ही शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है। ऊपर से पुराना जर्जर भवन अब भी खड़ा है, जो कभी भी गिरकर बड़ा हादसा कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या इन बच्चों को सुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी? शिक्षकों की गुहार के बाद अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक इन समस्याओं का समाधान करता है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और बड़ी खबर गुमला से, जहां रायडी थाना क्षेत्र में गोवंशीय पशु तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सिसई पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर नाकेबंदी की गई और गाड़ियों की जांच का अभियान चलाया गया। जांच के दौरान एक पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक यहां से भागने लगा। पीछा करने पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट जाता है। हादसे में एक पशु की मौत भी हुई और बाकी पशु सड़क पर ही गिर गए। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और वाहन को जब्त किया गया। तो वहीं खबर देवघर से भी, जहां पर कुंडा थाना क्षेत्र के चरखी पहाड़ी रिमांड होम में 19 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आता है और डीसी के निर्देश पर सिविल सर्जन ने मेडिकल बोर्ड गठित की। शव का ऑन कैमरा पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कह रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी रिमांड होम में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो रिमांड होम में युवती की संदिग्ध मौत, लेकिन मौत किस वजह से हुई? तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल इस युवती को लाया गया था और इसी दौरान 19 साल की युवती की जान चली जाती है और अब डीसी के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड के गठन की बात सामने आ रही है। ऑन कैमरा पोस्टमार्टम भी कराया गया और पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। और अब बात ट्रेजरी घोटाले की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं और घोटाले की रकम बढ़ती जा रही है। कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तो कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अब वित्त विभाग ने इस मामले में 12 और ट्रेजरी की जांच का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद राज्य की 14 ट्रेजरी की विस्तृत जांच की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में ट्रेजरी महाघोटाला, सालों तक लूट मास्टरमाइंड कौन? आरोपों की बौछार, बयानबाजी का वार। बड़ा सवाल, जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा?
झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी घोटाले की जांच अब बड़े नेटवर्क तक पहुंच रही है। एक के बाद एक खुलासे इस मामले को और गंभीर बना रहे हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई अहम नाम और परतें सामने आने की बात कही जा रही है। ट्रेजरी से फर्जी वेतन निकासी घोटाले की जांच अब और व्यापक होने जा रही है। वित्त विभाग ने इस मामले में 12 और ट्रेजरी की जांच का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद राज्य की 14 ट्रेजरी की विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे घोटाले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश होगी। इससे पहले महालेखाकार ने केवल बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी की जानकारी दी थी। इन दोनों मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर चुकी है, जिसकी अध्यक्षता IAS अधिकारी अमिताभ कौशल कर रहे हैं। अब महालेखाकार ने नई रिपोर्ट में राज्य की 12 और ट्रेजरियों से वेतन मद में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद वित्त विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रस्ताव है कि इन सभी मामलों की जांच भी इसी समिति से कराई जाए। करोड़ों के इस घोटाले के हर नए खुलासे के साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ जांच एजेंसियां दायरा बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम ने जवाब दिया है। कभी उत्पाद सचिव के नेतृत्व में SIT जांच करती है, फिर CID को जांच दी जाती है, और CID क्या करती है कि फिर पुलिस के IG मानवाधिकार के नेतृत्व में एक समिति बना देती है। अब आप सोचिए, पुलिस के IG, झारखंड पुलिस के IG कैसे अपने अधीन अधिकारियों का जांच करेंगे? ये जांच को तो आइडियली CBI और ED को देना चाहिए था। देखिए, जिस जिले में भी ये जानकारी या संज्ञान में आ जाए कि फर्जी ढंग से, अवैध ढंग से वेतन निकासी हुई है या घोटाले हुए हैं, निश्चित तौर पर कोई कोताही नहीं बरतेगी सरकार। समुचित जांच होगा, दोषी जेल जाएंगे और उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। यह हेमंत सोरेन की सरकार है। सरकारी खजाने से हुई अवैध निकासी ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस पूरे घोटाले की असली सच्चाई कितनी गहरी है और कब तक खुलेंगे इसके सभी राज? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामने जो पत्र है वो पत्र लिखा और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यपाल को ये पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है। जनगणना सूची को लेकर ये पत्र लिखा गया है। सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग की गई है इस पत्र में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को ये पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लिखी गई जनगणना सूची को लेकर, जिसमें सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग की गई है। पूरे देश सहित झारखंड में जनगणना की प्रक्रिया चलती हुई और इसी जनगणना की प्रक्रिया में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग के तहत ये पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लिखा गया। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को ये पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। आपको बताते चलें कि जनगणना को लेकर पूरे देश में इस वक्त प्रक्रिया चलती हुई और इसी दौरान झारखंड में भी इसका कार्य चल रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जनगणना सूची को लेकर ये पत्र लिखा जाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से पत्राचार करने वाली है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि 7 मई को वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही उपायुक्त को पत्र भेजा जाएगा, जिसके बाद जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज होगी। तोपचांची क्षेत्र को एयरपोर्ट के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। इस बीच मिशन एयरपोर्ट धनबाद के सदस्यों ने मांग पत्र सौंपा। सरकार के आश्वासन झारखंड विधानसभा में थी, वो प्रक्रिया चल रही, फाइल की प्रक्रिया। मैं 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पर मिलूंगा। हम लोग आशा करते हैं कि 1 महीना के अंदर डीसी के पास पत्र चले आएंगे, तो हम लोग जमीन चिन्हितीकरण का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। जी कि सरकार बनने के बाद से कभी केंद्र सरकार के पास से कोई चिट्ठी एयरपोर्ट को लेकर नहीं आई।
तो हम लोग या ये प्रोसेस इधर से भी के तरफ से पहल करेंगे तो हम लोग मतलब यहाँ जमीन देने के लिए तैयार है। राइट ट्रैक पे लेके चलने का जो काम किए हैं वो हमारे अरूपदा किए। उन्होंने मेरे को बताया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी मिशन के तहत हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। हमारी रांची भी बात हो रही है, सीएम भी बहुत तैयार हैं, बहुत एग्रेसिव, बस वो इंतजार कर रहे हैं सेंट्रल का चिट्ठी आने का। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को खबर है। सीएम बहुत पॉजिटिव हैं कि धनबाद का उत्थान हो, और हमारे अरूपदा भी बहुत है, हमारे मथुरा महतो साहब भी बहुत जबरदस्त इच्छा है। आप लोगों को एक और बात आज न्यूज में बता दे रहे हैं, परसों मेरी बात हुई थी जयराम महतो साहब से, उन्होंने तो एकदम एग्रेसिव है कि नहीं खुलना ही चाहिए एयरपोर्ट धनबाद के आसपास, क्योंकि उससे धनबाद के एरिया का विकास हो। पहले तो मैं अरूपदा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही पूरे धनबाद जिला के जनता को देता हूं बधाई कि कम से कम हम लोग जगे हुए हैं, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए जो स्टार्ट किए थे, संकल्प लिए थे आज से 3 साल 4 साल पहले, वो अब चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। आपके माध्यम से यही मेरा मांग है तमाम लोगों से कि कम से कम इस लड़ाई को अपना शक्ति प्रदर्शन बनाएं, और ये जब तक आप किसी भी चीज़ को लिए लड़ने के लिए लड़ाई आप अगर नहीं लड़ेंगे बढ़िया से, तब तक कुछ भी सफलता नहीं मिलता है। खबर जामताड़ा से, जहां नाला प्रखंड के प्रसिद्ध बाबा देवलेश्वर धाम में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया गया। जी हां, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में एसडीएम मनोज महतो और थाना प्रभारी विकास यादव की मौजूदगी भी देखने को खबर धनबाद से, जहां तोपचांची में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डायलिसिस सेंटर की शुरुआत करने की तैयारी तेज हो गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रस्तावित सेंटर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर के आसपास लगी दुकानों को हटाने का निर्देश भी दिया है, ताकि साफ सफाई और मरीजों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल यहां 3 बेड का डायलिसिस सेंटर शुरू किया जाएगा, जिससे धनबाद और आसपास के जिलों के मरीजों को काफी राहत होगी। यहाँ डायलिसिस यूनिट बनाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि ये तोपचांची क्षेत्र के खासकर इस पूरे एरिया में जितना आबादी है और आसपास के जिले में जामताड़ा मेन सड़क पर ये जगह है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अब बन जाएगा। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 8 बेडेड डायलिसिस यूनिट तत्काल 12-13 तारीख स्टार्ट करें। एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अन्य जगह का भी रिप्लाई चाहिए। खबर रांची से, जहां बरियातू के आरोग्य भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। ये कार्यक्रम एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ने आयोजित किया था, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पद्मश्री अशोक भगत और महापौर रोशनी खलको भी शामिल हुई। इस मौके पर डिजिटल बस का शुभारंभ किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगी। ये बस छात्रों और महिलाओं को रोजगार परक शिक्षा देने में मदद करेगी। 18 बच्चे गांव, टोला, पंचायत, शहर के अंदर वार्डों में जाकर ऐसे बच्चे जो कल के भविष्य हैं, जो कल के विकसित भारत के एम्बेसडर हैं, उनको दलित बस्तियों में, अन्य बस्तियों में जाकर, जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ जाकर ये कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगी। 18 बच्चे इसमें बैठेंगे और लगातार पूरा सीक्वेंस बनाकर पूरी ट्रेनिंग दर्ज कराकर, ताकि आने वाले दिनों में वो अपना भविष्य सुरक्षित कर पाए। ग्रामीण क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम अगर कोई फाउंडेशन चलाए या कोई संस्था चलाए तो वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गांव में भी टैलेंट है। अब आप देख रहे हैं कि एकल के माध्यम से जो ये कंप्यूटर लैब जाएगी, गांव में जाएगी, तो गांव का आदमी किसी कंप्यूटर सेंटर पे आकर के कंप्यूटर सीखे, उसकी बजाय गांव में ही लैब चलेगी, वहाँ बैठ करके वो सीखेगा कंप्यूटर। और अगर कंप्यूटर नहीं जानता है आज के ज़माने में, तो वो इलिटरेट कहलाता है।